दोस्तों जब पेंडेमिक का टाइम आया, जब कोविड अपने पीक पे था, तो सबसे बुरा असर पड़ा पेपर कंपनीज के ऊपर। स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, लेक्चर्स लगने बंद हो गए, तो पेपर की डिमांड बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई। इसके अलावा जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आता था, कहीं ना कहीं आपने उसको भी मंगवाना बंद कर दिया ताकि उससे आपको कोविड ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पेपर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, अगर मैं रीसेंट के टाइम में उससे कंपेयर करूं तो रीसेंट के टाइम में पेपर स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर स्टॉक्स के बारे में। हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे क्या चेंजेस हुए पेपर इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से जो पूरे स्टॉक्स थे इस इंडस्ट्री के, उन्होंने काफी अच्छी रिटर्न बना के दी अपने इन्वेस्टर्स को। और आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या हो सकता है, और वो कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे मार्केट लीडर्स हैं या इस सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस रन करती हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, अब डिटेल में समझते हैं पेपर इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं इंडिया की पेपर इंडस्ट्री की बात करूं तो रिसेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। और ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जहां पे ये वेस्ट पेपर पल्प को यूज़ करके पेपर बोट्स बनाती है या बाकी पेपर के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जो अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि रिसेंट के टाइम पे रीयूज पे फोकस किया गया और प्लास्टिक से बाहर आके पेपर की तरफ शिफ्ट किया गया, उसके बाद इस पूरे पेपर इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों अगर मैं कुछ एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स की बात करूं तो वो बोलते हैं कि जो रिसेंट के टाइम पे जो ग्लोबल इवेंट्स हुए, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, कमोडिटीज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इन सब का असर जो बाकी इंडस्ट्रीज में हुआ उसके कंपैरिजन में पेपर इंडस्ट्री के ऊपर इसका असर बहुत कम हुआ। इसके अलावा रिसेंट के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका इंपैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है पेपर स्टॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो स्टॉक इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनके शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले नंबर पे वेस्ट कोस्ट पेपर आता है जिसने अभी तक इस साल के अंदर 146.87% के आसपास का रिटर्न दिया। यानी कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, वो अभी तक बढ़ के 200 से ज्यादा हो गए होते। वहीं पे अगर मैं जेके पेपर की बात करूं तो उसने भी अभी तक 113% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए बात करते हैं कि अगर मैं इंडिया की पूरी पेपर इंडस्ट्री को देखूं तो वहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले पे अगर मैं बात करूं पैकेजिंग पेपर की, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन 55% के आसपास का है। वहीं पे राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की बात करूं तो उसका कंट्रीब्यूशन 35% का है। न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन, जिसको न्यूज़ प्रिंट भी बोला जाता है, वो 6% का है। और 4% बाकी चीजों का कंट्रीब्यूशन है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। चलिए दोस्तों, एक आर्टिकल की बात करते हैं जो मिंट में छपा था, जिसमें लिखा गया था कुछ रीजंस के बारे में जिसकी वजह से पेपर इंडस्ट्री के अंदर बुल रन देखा गया। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे यही दिया गया था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से ये सेक्टर कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है। और जैसे कि ये सेक्टर पल्प और वेस्ट पेपर यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, तो उसके प्राइसेस रिसेंट के टाइम में बढ़े थे, लेकिन इनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी थी। और पेंडेमिक खुलने के बाद जो पेपर का डिमांड एकदम से बढ़ गया, जिसका डायरेक्ट फायदा इन सब कंपनीज को हुआ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं पर कैपिटल पेपर कंजम्पशन की बात करूं तो वो भी अभी इंडिया में बहुत कम है। अगर मैं उसको डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करता हूं तो अगर वो डेवलप्ड कंट्री से मैच करेगा तो यहाँ पे और भी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप माना जा सकता है। तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का एक कमेंट आया था जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 15% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहता है, लेकिन अगर मैं पेपर कंजम्पशन की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के पेपर कंजम्पशन में से सिर्फ 5% का कंजम्पशन इंडिया में किया जाता है। तो अगर वो मैच होता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक और रिपोर्ट आया था जहाँ पे माना जा रहा है कि 2026 से 27 तक यहाँ पे 6 to 7% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है। और टोटल अगर मैं पेपर कंजम्पशन की बात करूँ तो वो 30 मिलियन टन्स तक भी पहुंच सकता है, जो कि काफी बड़ा नंबर माना जा सकता है। दोस्तों इन सब चीजों के बाद अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रैली देखी गई पिछले कुछ टाइम के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको कोविड के बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि पूरी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा और सभी लोग घर से काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उस टाइम पे पेपर इंडस्ट्री को रेस्क्यू करने के लिए आई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन। तो सब लोग घर पे थे, उन्होंने ऑर्डर करना स्टार्ट किया और ऑनलाइन सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। और आपने रिसेंट के टाइम में देखा भी होगा कि जब भी आप कुछ मंगवाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर में, तो उसको रैप किया जाता है पेपर के प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि उसके अंदर रैप करके उसको बेचा जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो जहां से पेपर इंडस्ट्री को एक काफी अच्छा बूस्ट मिला और उनकी सेल्स के अंदर एक अच्छा इंक्रीमेंट दिखा गया।
उसके बाद मैं सेकंड बात करूंगा, जब सब स्कूल्स बंद हो गए तो जो पेपर का रिक्वायरमेंट स्कूल्स के अंदर यूज किया जाता था वो बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ। कोविड के बाद वहां पे स्कूल भी ओपन हो गए, जिसके बाद ये पूरी जो सेल्स थी पेपर इंडस्ट्री की वहां पे काफी अच्छा जंप देखा गया। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जंप आया 1 जुलाई 2022 को, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री की डिमांड में और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आ गई और लोग और ज्यादा बुलिश हो गए पूरे सेक्टर के ऊपर। दोस्तों अब हमने यहाँ पे ब्राइट साइड को तो देख लिया कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस आने वाले टाइम में, लेकिन यहाँ पे एक और चैलेंज भी सामने आता है कि अगर डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल का कैसे एक्वायर करेंगी ये सब कंपनीज, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 20 किलो का है इंडिया के अंदर, तो जिसकी वजह से जो वेस्टेज होता है पेपर का उसी को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो आने वाले टाइम में अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी लेकिन वेस्टेज उतना ज्यादा नहीं होगा कि एंड प्रोडक्ट की डिमांड को मीट किया जा सके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% के आसपास के रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके मार्जिन भी हिट हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो दोस्तों रॉ मटेरियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन कंपनीज की, लेकिन यहाँ पे एक और ब्राइट साइड भी है कि कंपनीज ने बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्वायर करके रखा था कोविड के टाइम पे, और उन्होंने वो उस रॉ मटेरियल को काफी कम कॉस्ट में लेके रखा था। जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, ये वो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री का लिस्ट है जो कि इन कंपनीज ने एक्वायर किया था, जहां पे मेजरली जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर के नाम आते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कंसर्न्स हैं जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं पेपर इंडस्ट्री के अंदर, और ये वो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला रॉ मटेरियल के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पे इन कंपनीज को हो सकता है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़े, और इंपोर्ट करने की वजह से इनकी कॉस्ट भी आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए। दोस्तों सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पूरे पेपर के अंदर जो सबसे रॉ मटेरियल होता है वो वुड से बनता है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक वुड डेफिशिएंट कंट्री है, यानी कि जो इंडिया में वुड बनती है वो इनफ नहीं होती है पूरे कंजम्पशन के लिए, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी तो जो मेजर रॉ मटेरियल है उसके ऊपर काफी ज्यादा कॉस्ट के कंसर्न्स आ सकते हैं, जो एज ए इन्वेस्टर आपको देख लेना चाहिए। थर्ड अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं तो पेपर जब वेस्ट होता है उसका रीयूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बाकी कंट्रीज के अंदर बात करूं तो रीयूज का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो इंडिया में उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में अगर वो डेवलप होता है तो कंपनीज को फायदा होगा, और आने वाले टाइम में कंपनीज कैसे इन्वेस्ट करती हैं रीयूज को डेवलप करने के लिए वो भी आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। चलिए इंडस्ट्री के बाद अब बात करते हैं पेपर स्टॉक्स के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करूंगा शेषाई पेपर बोर्ड एंड लिमिटेड कंपनी, SPBL के नाम से इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसको 1960 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कि कंपनी को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है 60 ईयर्स का। अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और मेजर फोकस एरिया इनका साउथ इंडिया है, जहां पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इंडिया के अलावा बात करूं तो ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, जहां पे इनके मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि श्रीलंका, US, जहां पे अपने ये पेपर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती आई हैं। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ आपको डिटेल में बताऊं तो कंपनी के ऊपर काफी बड़ा डेट था आज से 5 साल पहले, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली अपने डेट को कम किया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू 1355 करोड़ पे पहुंच गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, लेकिन रेवेन्यू का जो आपको दिख रहा है इंपैक्ट वो इसके बॉटम लाइन में नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जिस क्वांटम से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर। फाइनेंशियल्स को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल्स हैं SPBL के। तो मेजरली PE रेशियो की बात की जाए तो 12 के आसपास का है, ROE कंपनी ने 8% का दिया, और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने 60% के आसपास का रिटर्न भी बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है आंध्रा पेपर लिमिटेड। ये कंपनी भी पेपर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, और मेजरली ये राइटिंग पेपर बनाती है जिसका यूज राइटिंग के अंदर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बनाती है जिसका यूज फोटोज, बैटरीज के अंदर भी किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनका अलग अलग सेक्टर में यूज किया जाता है जो आंध्रा पेपर्स बनाती है। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। फार्मर में यूज किया जाता है, पोस्टर प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, कार्ड कवर्स में यूज किया जाता है। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी के पास 500 करोड़ का डेट था 2015 के अंदर, जिसको कंपनी ने कम करके ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन गई है। तो ये पूरा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि SPBL के अंदर भी था, कंपनी ने अपने डेट को कम किया। सिमिलरली आंध्रा पेपर ने भी अपने डेट को कम करके ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन गई है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि आंध्रा पेपर के फाइनेंशियल से निकल के आती है कि जो इनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बहुत वेरिएबल रहता है। कई बार ये 19% तक पहुंच जाता है कम होके, और कई बार 45% से ऊपर भी चला जाता है, जो कि आप इसके फाइनेंशियल्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो कंपनीज कैसे अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट को, वॉल्टिलिटी को कम कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम में काफी स्ट्रेटेजिक होगा। तो फाइनेंशियल्स को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के पी रेशो 9.50 के आसपास है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, कंपनी ने आरओई 13% के आसपास का दिया है, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 104% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, जिसका नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर। वेस्ट कोस्ट पेपर इंडिया का ओल्डेस्ट कंपनी है जो कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर काम करती आई है। इसको 1955 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था। जैसे कि हम ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको मेनली पैकेजिंग के अंदर यूज किया जाता है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट बताऊं तो कंपनी की टोटल कैपेसिटी 3.2 लाख मैट्रिक टन की है, और कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल को खुद प्रोक्योर करती है, जिसकी वजह से अपनी कॉस्टिंग के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाती है। बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पे एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि कंपनीज अपने रेवेन्यू को काफी ज्यादा स्टेबल रखती है। जब डाउनटार्न देखा गया था पेंडेमिक का, तब भी इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ था, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी के रेवेन्यू में 50% के आसपास का जंप देखा गया है। अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जिससे पहले हमने बात किया था आंध्रा पेपर के बारे में, तो उस कंपनी के अंदर भी वेस्ट कोस्ट पेपर का 72% के आसपास का मेजॉरिटी स्टेक भी है। चलिए अब कम टाइम लेते हुए जल्दी से बात करते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का पी रेशो 8.11 का है। एक साल में कंपनी ने 142% के आसपास का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में भी कंपनी का सीएजीआर रिटर्न 25% के आसपास का रहा है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जेके पेपर। जेके पेपर कंपनी काफी पुरानी है, और कंपनी का टोटल कैपेसिटी 7.6 लाख टन्स के आसपास की है। दोस्तों अगर मैं जेके पेपर के मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पेपर और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की। इसका 28% मार्केट शेयर है कोपियर पेपर में। इसके अलावा 10% मार्केट शेयर है कोटेड पेपर में, और 19% मार्केट शेयर है कंपनी का पैकेजिंग बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में। अब बात करते हैं डेट के बारे में। तो कंपनी ने रिसेंट के अंदर काफी कैपेक्स करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी ने डेट लगातार लिया है, और डेट का यूज करके ही अपने कैपेक्स को बढ़ाया है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना चाहिए कि कंपनी अपने डेट को आने वाले टाइम में कैसे कम करती है। चलिए इसके बाद अब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का करंट प्राइस 426 के आसपास का है, कंपनी का पी रेशो 10 का है, और पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने जो सेल्स के अंदर सीएजीआर हुआ था वो 8.59% के आसपास का था, और एक साल के अंदर कंपनी ने 68% का रिटर्न भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए अब बात करते हैं लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये फेमस बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इसको 1897 के अंदर जब एक सिंगल यूनिट टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी, उसको बढ़ा के आज उन्होंने एक पावर हाउस कंपनी बना दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की कैपेसिटी की बात करूं तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया है, और अभी कंपनी की कैपेसिटी 4.81 लाख एमटीपीए के आसपास की है, अगर मैं दोनों टेक्सटाइल और पेपर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स की बात करूं तो। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैटिश आपको देखने को मिलेगा, 40 करोड़ के आसपास का है, और इनकी सेल्स के अंदर 40% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ा है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का पी रेशो 44 का है, जो कि काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स पीयर, जो हमने अभी डिस्कस किया। पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने सिर्फ 9% के आसपास का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल के अंदर भी सीएजीआर रिटर्न 10% के आसपास का रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने बात किया स्टॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जो हमने अभी न्यूली ऐड किया, और जहां पे हम बात करेंगे कि एनालिस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, जिसको रोहित पंडित ने लिखा है, और वो बोलते हैं कि इंडिया में पेपर इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ी बूम देखने को मिल रही है, और इसका एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों सेकंड आर्टिकल है मिस्टर प्रशांत तापसे का, जो कि उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर लिखा है, और वो बोलते हैं कि वो थोड़े कॉशियस हैं जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से स्टॉक्स के प्राइस तो बढ़ गए हैं, और इसके बाद इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ गई है, लेकिन अपने मार्जिन को कैसे मेंटेन करेंगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
दोस्तों इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे डिमांड आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है और उसकी वजह से भी यहाँ पे एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब फैक्टर आपको एक बार अच्छे से देख लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दोस्तों इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, अविनाश गोरक्षर का। वो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जो कंपनीज का वैल्यूएशन अच्छा है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया अलग अलग टॉपिक्स को, सबसे पहले हमने आपको बताया इंडस्ट्री के बारे में, हमने कंपनीज के बारे में बताया और हमने आपको एनालिस्ट के बारे में भी बताया और एनालिस्ट कैसे पॉजिटिव इन कंपनीज के ऊपर हमने आपको वो भी बताया। लेकिन मैं आपको एंड में बताना चाहूंगा कि हमने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया है। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कर लें, अपने रिस्क एपिटाइट को देखें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.